यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का सेकंड पेपर स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में। सेकंड पेपर है आपका जूलॉजी का पेपर सेकंड, और सेकंड पेपर का नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी सेकंड पेपर है आपका जूलॉजी का। फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट फर्स्ट। और आज की क्लास में हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी के ऊपर, ठीक है। जनरल बातें करेंगे पेपर के ऊपर, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। देखिए होता क्या है, जो विज्ञान है, साइंस है, ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसीलिए विज्ञान को हमने आगे फर्दर कई भागों में डिवाइड कर दिया। तो जो इकोलॉजी है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ये भी एक विज्ञान की शाखा है। और विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं जीवों का तथा जीवों के चारों तरफ पाए जाने वाले पर्यावरण का, ठीक है। जीवों और उसके पर्यावरण के मध्य जो अंतर क्रिया होती है, जो अंतर संबंध स्थापित होते हैं, उन संबंधों को या उन अंतर क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। उस विज्ञान को हम कहते हैं इकोलॉजी या फिर पर्यावरणीय विज्ञान, ठीक है। पारिस्थितिकी या जैव विज्ञान, हर एक जंतु, हर एक प्राणी के चारों तरफ आसपास उसका एक अलग प्रकार का, विशेष प्रकार का वातावरण होता है। पृथ्वी के भूखंड के ऊपर अलग अलग तरह के वातावरण हमें देखने को मिलते हैं। जलीय वातावरण है, स्थलीय वातावरण है, वायवीय वातावरण है। स्थलीय के ऊपर भी इसको भी फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। कहीं पर तो रेत की टीले हैं, ठीक है, मरुस्थल है, कहीं पर चट्टाने हैं, कहीं पर सघन वन है, घास के मैदान है। इस तरीके से क्या है, हर जगह पर अलग अलग तरीके हमें पारिस्थितिकी तंत्र या फिर जो पर्यावरण है वो अलग अलग तरह के हमें देखने को मिलते हैं। और अलग अलग प्रकृति के अंदर जो जीव जंतु निवास करते हैं, एनिमल्स या फिर प्लांट होते हैं, वो भी क्या है, अलग अलग तरह के होते हैं। जिस तरह के जंतु जिस तरह के वातावरण में निवास करते हैं, उनके मध्य आपसी संबंध पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम जो मनुष्य हैं, हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है उससे हमारा क्या होता है, संबंध होता है। जो टेम्परेचर होता है हमारे वातावरण का, वो हमारे को हमें क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। इसी तरीके से सभी जंतुओं को, सभी एनिमल्स को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी के ऊपर एनवायरमेंटल का इफेक्ट पड़ता है। जिस तरह का वातावरण होता है, जीवों का जैविक कारकों से या फिर अजैविक कारकों से, दोनों ही कारकों से, दोनों ही तरह के फैक्टर से अंतर संबंध होता है। और इस अंतर संबंध के अध्ययन के लिए जिस विज्ञान का उपयोग किया जाता है, जिस विज्ञान के अंतर्गत इस अंतर संबंध को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे हम पारिस्थितिकी या पर्यावरणीय जैव विज्ञान के नाम से जानते हैं, ठीक है। जीव तथा उसके वातावरण तथा उसके वातावरण के मध्य अंतर संबंध के अध्ययन को इकोलॉजी, पारिस्थितिकी
जो भी जंतु है जिस तरह के वातावरण में रहता है उनके मध्य अंतर संबंध पाया जाता है, अपना भोजन ग्रहण करता है। जीव जो भी जीव होता है, प्राणी होता है, वो अपना भोजन अपने वातावरण से तो ग्रहण करता है, ठीक है। जो जीव होता है वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो शाकाहारी होगा या मांसाहारी होगा। अगर शाकाहारी होगा तो वो अपना भोजन पादपों से ग्रहण करेगा, प्लांट से ग्रहण करेगा, और अगर मांसाहारी होगा तो वो अन्य जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करेगा, ठीक है। इस तरीके से वो क्या है, प्रकृति के घटक हैं। प्रकृति के जो पर्यावरण है, अपना जो नेचर है, उसमें दो तरह के घटक देखने को हमें मिलते हैं, फैक्टर्स। एक तो जैविक घटक, दूसरे अजैविक घटक। मतलब आया, दो तरह के घटक देखने को मिलते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। प्रकृति के दो घटक होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक। इन दोनों ही घटकों से मिलकर हमारी प्रकृति का निर्माण हुआ है। हमारी जो ये एनवायरनमेंट है, जो हमारे इकोसिस्टम है, ठीक है, हमारे जो पारिस्थितिक तंत्र है, वो दो तरह के फैक्टर से मिलकर बना हुआ होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटकों में जो जीव जंतु होते हैं वो आते हैं, जीव जंतु, पादप, सब कुछ, ठीक है। ये क्या है, जैविक घटक है। और अजैविक घटकों में क्या आता है, जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे पेट्रोलियम, कोयला या फिर कोई भी धातु, ठीक है। पेट्रोलियम, कोयला, धातु, ये भी क्या है, हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, प्रकृति से ही प्राप्त होती है, प्रकृति के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। तो दो तरह के फैक्टर होते हैं, जैविक और अजैविक घटक, और ये दोनों ही मिलकर निर्माण करते हैं एक पारिस्थितिक तंत्र का। और जो जीव होते हैं ये आपस में अंतर संबंध स्थापित करते हैं, एक दूसरे से उस पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। जो जीव जंतु होते हैं वो, जैसे कोई भी स्पेसिफिक किसी भी एक जाति की बात करें, जंतु की एक जाति की बात करें, तो वो अपनी जाति के अन्य जंतुओं से भी संबंध स्थापित करता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि प्रजनन के लिए बात करें, रिप्रोडक्शन के लिए, अपने समान नए संततियों को उत्पन्न करने के लिए वो अपनी ही जाति के अन्य सदस्य से, विपरीत लैंगिक लक्षणों वाले सदस्य से वो संबंध स्थापित करता है, ठीक है। इससे प्रजनन की क्रिया करके वो अपने समान नए संततियों को जन्म देता है और उनका अस्तित्व प्रकृति के अंदर बना रहता है, ठीक है। इससे समझ में आता है कि जो जीव होते हैं वो अपने ही समान अपनी जाति के अन्य जीवों से संबंध स्थापित करते हैं। इसके अलावा वो दूसरी जाति के सदस्यों पर भी निर्भर रहते हैं जीवन यापन करने के लिए। जैसे कि कुछ मांसाहारी जो जीव होते हैं वो अपने से छोटे या कमजोर अन्य जाति के जंतुओं का शिकार करते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे कि शेर हिरण का शिकार करता है, लॉयन डियर का शिकार करता है और भोजन ग्रहण करता है। तो ये क्या हो गया, एक जाति के सदस्य, एक जाति का जंतु दूसरी जाति के जंतु के मध्य संबंध देखा जा रहा है, अंतर संबंध, ठीक है। ये रिलेटिव है, एक दूसरे से रिलेशन स्थापित कर रहे हैं भोजन ग्रहण करने में, ठीक है। एक ही जाति के सदस्य, एक ही जाति के दो सदस्य भी आपस में संबंध स्थापित करते हैं, और इसके अलावा अलग अलग जातियों के सदस्य भी आपस में संबंध स्थापित करते हैं किसी भी कारण से, जैसे कि भोजन ग्रहण करने से, अभी एग्जाम्पल दिया। इसके अलावा ये तो बात हुई जैविक घटकों के बारे में। जो जैविक घटक होता है वो आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। पादप जो शाकाहारी होगा वो पादपों के ऊपर डिपेंड करेगा, वनस्पति के ऊपर डिपेंड करता है भोजन ग्रहण करने के लिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई जैविक घटकों के लिए। कुछ जंतु होते हैं जो कि अजैविक घटकों का भी उपयोग करते हैं, जैसे कि मनुष्य की बात कर लीजिए आप, तो हम क्या कर रहे हैं, पेट्रोलियम का उपयोग कर रहे हैं, कोयले का उपयोग कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की धातुओं का उपयोग कर रहे हैं। ये धातु जो ये सारे क्या है, अजैविक घटक है और हमें प्रकृति से मिल रहे हैं, ठीक है। तो जीव जंतुओं का जैविक घटकों से भी संबंध है और अजैविक घटकों से भी, अपनी जाति के अन्य सदस्यों से भी संबंध है और दूसरी जाति के सदस्यों से भी वो संबंध स्थापित करता है। इस तरह से जीवों का अन्य जीवों से, जैविक घटकों से और अजैविक घटकों के मध्य संबंध देखा जाता है। और जो ये संबंध है ना, इंटर रिलेशनशिप, इसके अध्ययन को जो
किया जाता है उसे ही हम कहते हैं पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। ठीक है, इस तरीके से देखिए जो इकोलॉजी शब्द है इसको परिभाषित किया था हैकल नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, हैकल नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र को जो ये शब्द है इकोलॉजी इसको एक्सप्लेन किया था, परिभाषित किया था और उन्होंने बताया था कि जो पारिस्थितिकी है उसमें प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले जैविक घटक और अजैविक घटक आपस में अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं और इस तरीके से इनके अंदर अंतर संबंध देखा जाता है। जो जीव होता है वो अपने चारों तरफ का जो आवास होता है उससे संबंध स्थापित करता है, उससे संबंधित होता है। जो जीव होता है उसके चारों तरफ का जो वातावरण होता है उस वातावरण का टेम्परेचर क्या है, तापमान क्या है, किस तरह की मृदा है, सोइल का स्ट्रक्चर किस तरह का है, मृदा की संरचना किस तरह की है, ठीक है, किस तरह का वहाँ का वाटर है, किस तरह का जल पाया जा रहा है, पीएच क्या है जल की, ठीक है, नमी क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, ये जो फैक्टर्स है पर्यावरण के जो कारक हैं इनसे संबंध होता है उस वातावरण में निवास करने वाले जीव का। और अजैविक जो कारक होते हैं, अजैविक कारकों में जो मृदा की संरचना ये अजैविक कारक हो गए, ठीक है, और जैविक कारकों में वहाँ की वनस्पतियाँ आ गई। तो ये जैविक और अजैविक दोनों ही कारकों से संबंध स्थापित करता है, संबंधित होता है निवास करने वाला वहाँ का जीव। तो इनके मध्य जो ये संबंध स्थापित हो रहा है इसी को हैकल नामक वैज्ञानिक ने क्या नाम दे दिया, पारिस्थितिकी, परिभाषित कर दिया पारिस्थितिकी को इस तरह से। ठीक है, लेकिन जो पारिस्थितिकी शब्द है इसका सबसे पहले उपयोग किया था जर्मनी के वैज्ञानिक थे रीटर। ठीक है, रीटर नामक वैज्ञानिक थे, हैंस रीटर। हैंस रीटर जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले पारिस्थितिकी जो शब्द है इसका उपयोग किया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है, रीटर, फादर ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने रीटर ने ही सबसे पहले इस वर्ड का उपयोग किया था। अब देखिए जो पारिस्थितिकी है इसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं, इसको बांट सकते हैं कुछ वर्गों में। जंतु पारिस्थितिकी, एनिमल इकोलॉजी। जो इकोलॉजी है इसको परिभाषित किस तरह से करता है, मैंने आपको बता दिया कि जो जीव होता है वो जीव का उसके चारों तरफ पाए जाने वाले वातावरण से, प्राकृतिक परिस्थितियों से अंतर संबंध होता है और इस अंतर संबंध के अध्ययन को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। अब देखिए इसको वर्गीकृत किस तरह से करते हैं पारिस्थितिकी को। इसको वर्गीकृत किया हुआ है कुछ भागों में। फर्स्ट है जंतु पारिस्थितिकी, जब जंतु के अध्ययन को विशेष रूप से पॉइंट कर जंतु के अध्ययन को विशेष रूप से हाईलाइट कर अध्ययन किया जाता है, तो इस तरह ध्यान में रखा जाता है, जंतु के अध्ययन को ध्यान में रखा जाता है। और जब अध्ययन किया जाता है तो इस तरह की जो पारिस्थितिकी है उसे कहा जाता है जंतु पारिस्थितिकी। ठीक है, जंतु पारिस्थितिकी। इसमें जो अध्ययन किया जाएगा उसमें विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है जंतुओं का, एनिमल्स का, कि जंतु के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, किस तरह से जंतु या एनिमल प्रभावित हो रहा है अपने वातावरण से। ठीक है, जैसे कि जो जंतु होते हैं अगर स्थलीय वातावरण में रह रहे हैं, कहीं पर मरुस्थलीय वातावरण में रह रहे हैं, यहाँ पर जल की कमी है, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर हाई है, वनस्पतियाँ वहाँ पर नहीं पाई जा रही, ज़्यादा कम मात्रा में है, तो जो ये वातावरणीय कारक है जो जंतु के ऊपर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, जंतु के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, किस तरह के लक्षण उसके अंदर प्रकट होकर आ रहे हैं, ताकि वो क्या कर सके, इस तरह की परिस्थिति को सहन कर सके। तो जब जंतु के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है अध्ययन में, तो इस तरह की पारिस्थिति को हम कहते हैं जंतु पारिस्थितिकी। दूसरा है पादप पारिस्थितिकी। इसी तरीके से जब अध्ययन में ध्यान दिया जाता है मुख्य रूप से पादपों के ऊपर, ठीक है, कि जो पादप है उसके ऊपर किस तरह का इफेक्ट पड़ रहा है उसके वातावरण से।
जैसे कि हम चले जाते हैं ध्रुवों के ऊपर, साउथ और नॉर्थ पोल पर। साउथ पर उत्तरी ध्रुव पर चले जाएं तो वहाँ पर जो है टेम्परेचर कम होता है और वहाँ की जो वनस्पति होती है वो बर्फों से ढकी हुई होती है। तो जो वातावरण है वहाँ का इस तरह के वातावरण से वहाँ की वनस्पति किस तरह से प्रभावित हो रही है। वहाँ के जो वृक्ष होते हैं वो शंकुनुमा होते हैं, कोणधारी इस तरह से, ताकि बर्फ उनके ऊपर रुके नहीं और फिसल कर नीचे गिर जाए। ठीक है, इस कारण से जो ये लक्षण है उसके अंदर प्रकट हो रहे हैं। जब मुख्य रूप से पादपों के ऊपर ध्यान दिया जाता है और अध्ययन किया जाता है तो उसे कहा जाता है पादप पारिस्थितिकी। ठीक है, प्लांट इकोलॉजी। अब देखिए इसके बाद पारिस्थितिकी को और मुख्य रूप से वर्गीकृत करते हैं और क्लासिफाई किया गया है, इसको और आगे वर्गीकृत किया हुआ है कुछ भागों में। फर्स्ट है स्वयं पारिस्थितिकी या ऑटो इकोलॉजी, स्वयं पारिस्थितिकी। यहाँ से स्वयं पारिस्थितिकी। देखिए स्वयं पारिस्थितिकी में क्या होता है, जब ऐसा अध्ययन जिसमें परिस्थितियों में किसी एक जीव की जाति की परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जीव की किसी एक ही जाति का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है तो ऐसे अध्ययन को कहते हैं हम स्वयं पारिस्थितिकी। जैसे कि सारस एक जाति है, ठीक है, एक जाति जीव की एक जाति है सारस, उसका अध्ययन जब किया जाता है कि वो किस तरह के वातावरण में रहता है, किस तरह का वो भोजन ग्रहण करता है, किस तरह से जो परिस्थितियां हैं उसको प्रभावित करती है। तो इस तरह का जो अध्ययन है उसे हम कहेंगे स्वयं पारिस्थितिकी, जिसमें केवल एक ही जाति के जीव के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, स्वयं पारिस्थितिकी। ठीक है, या ओटी इकोलॉजी। ओटी इकोलॉजी। ठीक है, दूसरा है समपारिस्थितिकी, सिनोइकोलॉजी। समपारिस्थितिकी सिनोइकोलॉजी, इसमें क्या होता है, किसी एक ही जीव के ऊपर ध्यान न देकर बल्कि पूरे इकोसिस्टम पर ध्यान दिया जाता है, पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर ध्यान दिया जाता है। जैसे विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, मरुस्थलीय तंत्र, ठीक है, मरुस्थलीय इकोसिस्टम, घास का मैदान, जलीय तंत्र, चट्टानों वाला जो स्थल है वो। ठीक है, जब इन विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र को एक साथ अध्ययन किया जाता है ध्यान में रखते हुए, तो इस तरह के अध्ययन को हम कहते हैं समपारिस्थितिकी। ठीक है, समपारिस्थितिकी। इसके बाद देखिए पर्यावरणीय पारिस्थितिकी। पर्यावरणीय पारिस्थितिकी है, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी में क्या किया जाता है, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी एनवायरमेंटल इकोलॉजी में जो वातावरण होता है वो उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि वन है, घास है, स्थल है, बर्फीले है, रेगिस्तान है, ये विभिन्न प्रकार के जो वनस्पतियां हैं या विभिन्न प्रकार के जो पर्यावरण है, इसका एक साथ अध्ययन किया जाता है। इनमें मिलने वाले जीवों के प्रकार और अनुकूलनों के अंतर संबंध का अध्ययन। पर्यावरणीय परिस्थितियों के अंदर पर्यावरणीय परिस्थितियां अलग अलग होती है, अलग अलग भूखंड के ऊपर। कहीं पर नदियां बह रही हैं, कहीं पर मरुस्थल है, कहीं पर चट्टानें हैं, कहीं पर बर्फ है। ठीक है, तो जो अलग अलग तरह का वातावरण है, पर्यावरणीय परिस्थितियां अलग अलग तरह की हैं। इन वातावरणीय परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, इन्हीं के अनुरूप वहां पर जीव जाति या वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, वातावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप ही वहां पर जीव जंतु निवास करते हैं, और वहां पर जो जीव जंतु निवास करते हैं, वनस्पतियां पाई जाती हैं, उनमें किस तरह के लक्षण होंगे, अपने आवास से अंतर संबंध स्थापित करने के लिए। तो
जो ये अध्ययन है वातावरण और जीवों के अंतर संबंध, जिस तरह का वातावरण होगा उस तरह के वहाँ पे जीव जंतु निवास करेंगे। इस अध्ययन को हम कहते हैं पर्यावरणीय पारिस्थितिकी। ठीक है, इसके बाद में देखिए समष्टि पारिस्थितिकी होती है, जब एक ही जाति के जीवों का एक समूह को हम समष्टि कहते हैं और इनका विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन ही समष्टि पारिस्थितिकी कहलाता है। विकिरणीय पारिस्थितिकी की बात करें, रेडिएशन इकोलॉजी में या विकिरणीय पारिस्थितिकी में जीव के ऊपर जो विकिरण होती है उनका क्या इफेक्ट होता है। जैसे कि सूर्य से, सनलाइट से पराबैंगनी किरणें आ रही है, ठीक है, पराबैंगनी किरणें आती है, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, तो उनका क्या इफेक्ट होता है एनिमल्स के ऊपर या पादपों के ऊपर, इसके अध्ययन को हम कहते हैं विकिरण पारिस्थितिकी। कौन सी विकिरणें लाभदायक है, कौन सी हानिकारक होती है, या कौन सी उत्सर्जन करने में सहायक होती है, उत्परिवर्तन म्यूटेशन करने में, ये सब कुछ विकिरणीय पारिस्थितिकी में आता है। इसके बाद में देखिए अंतरिक्ष पारिस्थितिकी भी एक विज्ञान की शाखा है। अंतरिक्ष पारिस्थितिकी में क्या किया जा रहा है, जो मनुष्य है वो क्या है, जिज्ञासु प्राणी होता है। उसने पृथ्वी के पूरे खंड पृथ्वी के ऊपर अपनी रिसर्च करने के बाद में, पूरा अध्ययन करने के बाद में जो अंतरिक्ष है वहां पर भी वो क्या है, जिज्ञासा रखता है, जीवन यापन करने की वो जिज्ञासा रख रहा है। इसीलिए अंतरिक्ष का जो वातावरण है वो किस तरह का है, या वहां पर जीवन उत्पन्न करने के लिए किस तरह की परिस्थितियों को विकसित किया जा सकता है, इसके अध्ययन के लिए वहां पर जाकर अंतरिक्ष प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है और वहां पर लंबे समय तक जीवन को व्यतीत कर कुछ अपने जीवन की अधिकांश समय में या कुछ भाग को वहां पर व्यतीत कर वहां पर किस तरीके की परिस्थितियां हैं उत्पन्न की जाए, या किस तरह की परिस्थितियां अनुकूलित होगी जो कि जीवन की उत्पत्ति के लिए या जीवन जीने के लिए संभव है। इस तरह का जो अध्ययन किया जाता है अंतरिक्ष में जीवन की उत्पत्ति की संभावना या जीवन की उत्पत्ति को जानने के लिए अंतरिक्ष में किस तरह की परिस्थितियां आवश्यक है, इस तरह का जो अध्ययन किया जा रहा है उसे अध्ययन को अंतरिक्ष पारिस्थितिकी के अंतर्गत रखा जाता है, अंतरिक्ष पारिस्थितिकी के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से प्रदूषण पारिस्थितिकी है, पोल्यूशन इकोलॉजी, इसके अंतर्गत क्या होता है, जीवों के द्वारा, मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के द्वारा कई ऐसे इलीगल या फिर कुछ ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो कि अवैध होते हैं और अपनी प्रकृति को, वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और जो प्रकृति है वो असंतुलित हो जाती है। ठीक है, अगर मनुष्य के द्वारा प्रकृति के अंदर जो ये अवैध कार्य किए जा रहे हैं जिनमें वनों की कटाई है, ठीक है, या जो पेट्रोलियम पदार्थ है इनका अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो ये अवैध कार्य किया जा रहा है जिससे कि हमारी जो प्रकृति है वो असंतुलित हो जाती है, इनबैलेंस हो जाती है। ठीक है, अगर ये ऐसे ही कार्य लगातार किए जाएं तो इसका प्रभाव प्रकृति में देखा जाता है और इसके जो रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है वो किस तरह की होंगी, इसका जब अध्ययन किया जाता है तो इस अध्ययन को जाना जाता है प्रदूषण पारिस्थितिकी के नाम से। ठीक है, इसके बाद में देखिए संरक्षण पारिस्थितिकी भी है, कंजर्वेशन इकोलॉजी, संरक्षण पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संसाधन है जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला, विभिन्न प्रकार के धातु जिनका उपयोग किया जा रहा है मनुष्य के द्वारा, अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है, अगर इनका उपयोग इसी तरीके से किया जाता रहे तो इनका अंत हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही समय, ज़्यादा समय नहीं है, बहुत ही जल्दी इनका अंत हो जाएगा और इनको संरक्षित करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, इसी तरीके से अन्य जाति के जीव जंतु भी ऐसे हैं जो कि मनुष्य की गतिविधियों से प्रभावित होते हैं और उनका जो अस्तित्व है वो विलुप्ति की कगार पर है और इन जीव जंतुओं की उपस्थिति भी अनिवार्य है प्रकृति को संतुलित बनाए रखने में। अगर इन जीवों को संरक्षित ना किया जाए, ठीक है,
प्रकृति के जैविक कारक और अजैविक कारक दोनों ही आवश्यक होते हैं प्रकृति को बैलेंस बनाए रखने में, संतुलित बनाए रखने में। अगर इनको संरक्षित ना करके रखा जाए, इनको कंजर्वेशन ना किया जाए, तो प्रकृति जो है असंतुलित हो जाएगी, जो कि मनुष्य के लिए क्या है, हानिकारक है। इसीलिए मनुष्य के दिमाग में आया कि जो प्रकृति के घटक है अजैविक और जैविक घटक, इनको संरक्षित किया जाए। इसके लिए जो अध्ययन किया जा रहा है उसे संरक्षण पारिस्थितिकी के अंतर्गत रखा जाता है, कंजर्वेशन इकोलॉजी। ठीक है, कृषि पारिस्थितिकी, कृषि पारिस्थितिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कि जो फसलें हैं, जो कृषि की जा रही है, वो किस तरह के कारकों से, किस तरह के फैक्टर से, किस तरह के कारक होते हैं जो कि उसके ऊपर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, और किस तरह के कारक होते हैं जो कि उसके ऊपर, जो कि जिसके लिए लाभदायक होते हैं। ठीक है, कुछ पैरासाइट्स होते हैं, ऐसे परजीवी होते हैं जो कि फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि फसल के लिए लाभदायक होते हैं। तो इस तरह का जो अध्ययन किया जाता है जिसमें कृषि के विकास को ध्यान में रखा जाता है, इस तरह की पारिस्थितिकी को कहते हैं कृषि पारिस्थितिकी। ठीक है, तो इसी तरीके से एक पूरा पारिस्थितिकी है, पूरा पारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत पूरा पारिस्थितिकी ठीक है, पूरा पारिस्थितिकी के अंतर्गत क्या किया जाता है, इकोलॉजी पहले इकोलॉजी पूरा पारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत जो जीवाश्म है, फॉसिल्स है, उनका अध्ययन किया जाता है, और जीवाश्मों के अध्ययन से ये ज्ञात किया जाता है कि उन जीवाश्मों की संरचना किस तरह की है, और वो प्राचीन काल में जिस वातावरण में पाए जा रहे थे, उस वातावरण में वातावरणीय परिस्थितियां किस तरह की थी, और उनका जो विलुप्ति का जो कारण है वो क्या है। विभिन्न प्रकार के जो अध्ययन किए जाते हैं उसे कहा जाता है पूरा पारिस्थितिकी। ठीक है, आज की क्लास में हमने जरूर बातें की है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी, क्लासिफिकेशन, जो इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी है अपना, वो किस तरह का होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।